अपने पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर पढ़ा था, जो ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 22 था, उसमें हमने स्टडी किया था, एक स्लिट लगी थी और एक सिंगल स्लिट से फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन पढ़ा था। आज डबल स्लिट लगाएंगे, यानी कि फ्रॉन ऑफर्स डिफ्रैक्शन थ्रू डबल स्लिट। दो स्लिटें लगी होंगी, दोनों स्लिटों की चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी रखी जाएगी और दोनों स्लिटों को कुछ दूरी पर रखा जाएगा, कुछ इस तरीके से। डबल स्लिट यूज करेंगे, दोनों स्लिटों के बीच में कुछ दूरी होगी। ये पहली स्लिट है S1, ये दूसरी स्लिट है S2। दोनों स्लिटों की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर है और उसको मान लेता हूं E/2 और दूसरी भी E/2, तो नेट चौड़ाई E हो जाएगी। दोनों स्लिटों के बीच में दूरी स्मॉल b है। अब क्या होगा, वही काम जो रे ऑफ लाइट आती है, लेंस लगा होता है, वो सब आपको पता है, उस तरीके से अलग चीज है। पुनः देखा जाए, अगर यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगी, यहां से जो रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पर जाएगी और जो यहां से रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पर जाएगी, उनके बीच में जो कलांतर था वो डेल्टा का था। ये एंगल थीटा पे रे ऑफ लाइट जाती थी, आपको पता है कि लेंस लगाया था, सेम वही चीज है सारी। और इसको सेंटर से इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। ये अपने लेंस एल लगाया था, सेम उसी तरीके से ये डेरिवेशन रहेगा। बस उस डेरिवेशन जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने फेज डिफरेंस कितना निकाला था, हमने फेज डिफरेंस डेल्टा निकाला था 2π/λ इंटू ई साइन थीटा, क्योंकि वहां एक ही स्लिट थी और उसकी चौड़ाई ई थी। लेकिन यहां कम से कम कहां से रे जा रही है, यहां से ज्यादा कहां से जा रही है, यहां से। दोनों रेज के बीच की यहां जो दूरी है वो E+B है, E+B है। तो उसी तरीके से जब यहां से लंब ड्रॉ करोगे, ऐसे यहां से लंब ड्रॉ करोगे, एंगल ये थीटा ये वाला मुझे निकालना है S1K, तो ट्रायंगल S1K S2 से मैं क्या निकालूंगा, जब इस ट्रायंगल का यूज करूंगा मैं यहां से निकालूंगा साइन थीटा, तो वो मेरे पास आ जाएगा S1K अपॉन E+B आ जाएगा। तो पथांतर S1K आ जाएगा, पाथ डिफरेंस इतना आ जाएगा, तो फेज डिफरेंस ऑब्वियस है, E की जगह E+B साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस ये यहां पे पुट कर दिया, ये आंसर आएगा। डेल्टा के नीचे 2 को ले आइए, आंसर आ जाएगा π/λ E+B साइन थीटा। इसको वहां पे हमने कुछ और माना था, यहां पे वहां पे अल्फा माना था, यहाँ पे बीटा मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे ये बहुत अच्छे से पता है, वी नो दैट हमने सिंगल स्लिट के अंदर फॉर्मूला निकाला था A = A0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा की होल स्क्वायर। हाँ, वहां पर I0 था, आयाम A0 था, A0 की स्क्वायर होगी थी आगे जाके। और A0 की वैल्यू क्या थी ये भी मैं लिख देता हूं, पिछले डेरिवेशन में PA थी। जिसने वो लेक्चर सुन लिया है, 40 मिनट का वो लेक्चर है पूरा, जिसने वो सुन लिया उसको ये इस डेरिवेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान रहेगा। A0 PA है और A0 की वैल्यू मुझे पता है ये थी, यहां पे एक स्क्वायर नहीं था, क्योंकि इंटेंसिटी में स्क्वायर आता है, एम्पलीट्यूड में स्क्वायर नहीं आता है। अपने पास A थीटा ये पिछले डेरिवेशन से आंसर आया था, A0 साइन अल्फा बटे अल्फा आया था। अब ये A थीटा, अब यहां पे दो रेज आ रही है, एक तो ये वाली, एक ये वाली। अब दो जो रेज हैं, दो अपने पास सीधी सी बात है, मेरे पास अब दो स्लिटें हैं, मैं इतना कह रहा हूं। एक स्लिट के लिए ये आंसर है। मान लीजिए पहली स्लिट से जो रे आ रही है और जो दूसरी स्लिट से रे आ रही है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, ये फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा। इसका मतलब अगर डेल्टा फेज डिफरेंस है, पहली स्लिट से A थीटा एम्पलीट्यूड, दूसरी स्लिट से भी A थीटा एम्पलीट्यूड, यही है। और दोनों में जो फेज डिफरेंस अपने ऐसे करके पिछले दिनों में बनाया था, ये डेल्टा बनाया था, ये डेल्टा है। तो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, परिणामी आयाम।
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। पता है सबको 2pq cos थीटा यही होता है, दोनों के बीच में एंगल डेल्टा है, मैंने पहले ही बताया। इसका मतलब a थीटा कॉमन आ जाएगा, a थीटा स्क्वायर यहां बचेगा, 1 प्लस 1 2 भी कॉमन आ जाएगा, यहां भी 2 है, 1 प्लस cos डेल्टा। cos डेल्टा को जब सॉल्व करोगे 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2, सब कुछ बाहर आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a थीटा cos डेल्टा बाय 2। अब कईयों का माइंड बड़ा चलता है, सब कुछ बाहर आ जाएगा कि कोई उल्टी आ जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या है, डेल्टा बाय 2, ध्यान दीजिए डेल्टा ये रहा, यहां से डेल्टा बाय 2 निकाल रखा हमने, बीटा है, यानी कि यहां आंसर क्या आ जाएगा, 2a थीटा इंटू कॉस बीटा लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी कि मेरे पास a क्या आ गया, 2a थीटा इंटू कॉस बीटा आ गया। a थीटा की वैल्यू ये है ही सिंगल स्लिट के लिए। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को यहां यूज करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ a नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब देखिए a की वैल्यू क्या आ गई, a के मोड की स्क्वायर कर दो वो इंटेंसिटी आ जाएगी, 4a नॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू आई नॉट रख दो इसको, साइन अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ये फाइनल रिजल्ट वेयर आई नॉट की वैल्यू क्लियर है मेरे पास, 4a नॉट स्क्वायर है, और a नॉट की वैल्यू pa थी, यानी कि 4p स्क्वायर a स्क्वायर। p क्या थी, p सोर्स थे एक स्लिट के अंदर, एक से लेके p तक सोर्स लगे हुए थे, हर सोर्स की आगे वाली लंबाई स्मॉल है थी तो p की pa हो गई थी, याद करो। वहां से चाप बना था pa, दोबारा बता दूं, ये आर्च बना था pa, उसके बाद इसको सर्कल सेंटर बना था, उसको r माना था, और इस तरीके से ab था, ab की वैल्यू उसका मोड होती है a, इसकी वैल्यू हमने परपेंडिकुलर डाला, ये आधा इसका डबल ये हो गया था। तो ये चीज हमने निकाली थी पिछले डेरिवेशन में, अच्छे से पता है आपको। अब देखो ये अपने पास आ गया। अब मेन चीज जो समझनी है, यहां पिछली बार हमने केस बनाए थे 3, वो इतने इतने के लिए केस बनाए थे, जिसके अंदर क्या था, पहला केस था सेंट्रल मैक्सिमम, दूसरा केस था प्रिंसिपल मिनिमम, तीसरा केस क्या था, सेकेंडरी मैक्सिमम। लेकिन वो ओनली डिफ्रैक्शन के लिए था। क्या यहां पर अकेला डिफ्रैक्शन हो रहा है, नहीं, यहां पर ये जो स्टेप है ना कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा किसके बीच में है, फेज डिफरेंस, बीटा फेज डिफरेंस है इससे आने वाली रेज और इससे आने वाली रेज में। जब दो अलग अलग स्लिटों से रेज आती है, उनका जब फेज डिफरेंस लेते हैं, पथांतर लेते हैं, तो व्यतिकरण होता है, डिफ्रैक्शन नहीं होता। ये एक तरीके से ये स्लिट और ये स्लिट, ये यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बन गया। इसका मतलब इससे आने वाली रेस और इससे आने वाली रेस का पथांतर फिक्स करेगा, हमें बताएगा कि संपोषी व्यतिकरण है कि विनाशी व्यतिकरण है, कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव। बीटा बताएगा कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन ये तो पीछे वाला केस सेम, ये सारे केस इसके सेम रहेंगे, यानी कि यहां पे 2 पॉइंट बनेंगे। देयर आर, ये लाइन ध्यान से सुनना है, देयर आर 2 सिचुएशंस, 2 अवस्थाएं बन गई। पहली क्या है, डिफ्रैक्शन, पहली सिचुएशन डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन है, पहली सिचुएशन विवर्तन है, डिफ्रैक्शन है। और डिफ्रैक्शन किससे हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला आई नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा डिफ्रैक्शन को बताता है। दूसरी चीज इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण, और ये व्यतिकरण का स्टेप कौन है, कॉस स्क्वायर बीटा बताता है। कहने का मतलब मेरे पास 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो साइन अल्फा बाय अल्फा का स्क्वायर आ जाता है, और दूसरा मेरे पास आ जाता है कॉस स्क्वायर बीटा। तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज आ जाती है 2। बात करते हैं
डिफ्रैक्शन की। पहले बात करेंगे डिफ्रैक्शन की, फिर बात करेंगे इंटरफेरेंस की। यही ऐसा ही जो अगला लेक्चर होगा आपका एम स्लिट के लिए, आप वो खुद भी कर सकते हो, लेकिन हम जब करेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कुछ भी नहीं है अगर आपको ये याद है तो। उसमें एम स्लिटें लग जाएंगी तो ये डिस्टेंस जो है वो उसी तरीके से लंबी होती जाएगी, एन टाइम्स हो जाएगा वगैरह वगैरह, पता चलेगा वहां। अब डिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे तो इस पे आ जाओ। पहला पॉइंट नंबर ए, पहले पॉइंट नंबर ए के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सेंट्रल मैक्सिमा। और मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, जो 22 नंबर लेक्चर ऑप्टिक्स का कल ही अपलोड हुआ है उसमें सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर हमने आपको बता दिया है कि अल्फा की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है और ये अप्रोच करता है 0 को, एग्जैक्टली 0 नहीं होता, जिससे साइन अल्फा बाय अल्फा जो होता है वो 1 हो जाता है ना। थीटा 0 हो जाता है साइन अल्फा, जिससे साइन अल्फा ओवर अल्फा की होल स्क्वायर की लिमिट जो लगाई थी अल्फा अप्रोच टू 0 वो 1 हो गई थी, जिससे इंटेंसिटी क्या आ गई थी, इंटेंसिटी आ गई थी आई नॉट मैक्सिमम आ गई थी। ठीक है। केस नंबर बी के अंदर जब आप जाओगे, केस नंबर बी के अंदर जब आप जाओगे तो उसके अंदर आप स्टडी करोगे कौन सा केस, सेकेंडरी मैक्सिमा। यानी कि द्वितीय उच्चस्त। जब आप सेकेंडरी मैक्सिमा पे जाओगे तो ये चीज और भी आसान हो जाएगी। पता है आपको अल्फा हो जाता है प्लस माइनस 3π/2। मैंने बताया था π/2 नहीं ले सकते क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा से जो नीचे उतरते हैं तो सीधा पाई पर आके उतरते हैं, तो वहां π/2 का कोई रोल नहीं है। प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 ये चीज आई थी, ठीक है ना, ये चीज आई थी जिससे आपको आई की वैल्यू अलग अलग मिली थी। जैसे पहले तो मिली थी I0/22, फिर मिली थी I0/61 एंड सो ऑन, यही मिली। थर्ड केस के अंदर हमने स्टडी किया था, आपको याद होगा, उसके अंदर पढ़ा था प्रिंसिपल मिनिमा, मुख्य निम्निस्ट। और इसके अंदर हमने आपको बताया था अल्फा की वैल्यू होती है प्लस माइनस एम पाई, बताया था कि नहीं, प्लस माइनस एम पाई होती है। और जब प्लस माइनस एम पाई का मतलब अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, ये इसका आंसर आया था। और इसके अंदर भी हमने वैल्यू निकाली थी अलग अलग। इंटेंसिटी इसके अंदर हो जाती है 0 क्योंकि मिनिमम होता है। ये आपके पास 3 केस थे इसके जो हम स्टडी किए थे वहां। तो डिफ्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, पिछले वाले टॉपिक कितना ही है। पिछला टॉपिक अच्छे से देख लेना, उसको अच्छे से समझ लेना, इस टॉपिक में और इससे अगले आने वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने पहले टॉपिक पे जोर दिया था कि उस टॉपिक को अच्छे से याद करें 1-2 दिनों में। क्यों? ताकि अगले दोनों टॉपिक समझ आ जाए और छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन 5 नंबर का है फ्रेनेल ब्रूनल कुछ भी नहीं आएगा। फ्रॉन ऑफर में से ही सारे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के, जो भी आपको आपके सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर एग्जाम में मिलेंगे वो आपके यहीं से मिलेंगे सारे क्वेश्चन। फ्रॉन ऑफर जहां पर आ गया, फ्रॉन ऑफर और फ्रेनेल का डिफ्रैक्शन का अंतर जो करवाया था वो, प्लस फ्रॉन ऑफर सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और एम स्लिटों से जो करवाऊंगा उसी से आपका क्वेश्चन बनना है। या फिर बनना है रैले की विभेदन कसौटी पढ़ेंगे अपने, रैलेज क्राइटेरियन, उससे क्वेश्चन बनता है। दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी वो भी छोटे छोटे हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। और एक इसके अंदर पारगमन ग्रेटिंग आता है, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग एंड रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, तो वो उसमें कुछ नहीं है, उसमें थ्योरी है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट डिफ्रैक्शन। अब पढ़ेंगे इसका इंटरफेरेंस। अपने पास डिफ्रैक्शन का केस स्टडी कर लिया हमने, जिसमें हमने 3 केस सेम वही कर दिए जो पहले हमने किए थे। अब हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन के बाद जो बीटा है, कॉस स्क्वायर बीटा है जो इंटरफेरेंस को बताता है, हम उस पे आते हैं, व्यतिकरण पे आते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। देखिए
व्यतिकरण में भी ए बी सी डी करके केस बनेंगे। पहला केस, व्यतिकरण में दो ही चीज होती है, ना कुछ सेंट्रल होता है, ना कुछ सेकेंडरी होता है, ना कुछ प्राइमरी होता है। व्यतिकरण में दो ही चीजें होती हैं ए और बी के अंदर, मैक्सिमा और मिनिमा, बस। एक बात बताएं, जो व्यतिकरण होता है ना, इंटरफेरेंस, उसमें इंटेंसिटी एक जैसी होती है सारे मैक्सिमा की, और सारे मिनिमा की इंटेंसिटी एक जैसी होती है। उसमें इंटेंसिटी ऐसे नहीं होता जैसे यहां था, बीच वाली पीक बड़ी बनी, उसके बाद वाली छोटी बनी, इसमें ऐसा नहीं होता। इंटरफेरेंस में सब बराबर होती है। इसका मतलब मैक्सिमा का केस जब स्टडी करोगे तो कॉस स्क्वायर बीटा होना चाहिए +1। कॉस बीटा हो सकता है ±1, ऑब्वियस है। मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम कॉस स्क्वायर। मिनिमा के केस में कॉस स्क्वायर बीटा 0 होना चाहिए, तो कॉस बीटा हो जाएगा 0। बीटा की वैल्यू आ जाएगी ±m पाई, और m की वैल्यू शुरू करोगे आप 0, 1, 2, 3, 4 जो भी। क्या कॉस स्क्वायर बीटा क्या 0 ले सकते हो? बिल्कुल 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अगला केस, कॉस स्क्वायर बीटा। बीटा होना चाहिए 2m-1, ±1 भी लिख सकते हो, π/2। तो इस केस में आपको m लिखना पड़ेगा, वैसे ही प्लस ले लेते हो तो 0, 1, 2, 3, 4 so on। अब एंगल क्लियर हो गए हमारे पास। इसका डायग्राम आपको आता ही है, पिछला ही डायग्राम है। अब हम इसका डायग्राम बना देंगे। एक डायग्राम डिफ्रैक्शन का बनेगा, दूसरा डायग्राम इंटरफेरेंस का बनेगा। दोनों डायग्राम मर्ज हो जाएंगे और आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। देखते हैं पहला डायग्राम डिफ्रैक्शन का, यानी कि विवर्तन। और डिफ्रैक्शन का डायग्राम पिछली क्लास में 22 नंबर लेक्चर उसमें आपने बनाया है, जो इस तरीके से बना है। इस तरीके से उसका डायग्राम ये बराबर रखना है, इसको इसके बराबर रखना है। इस तरीके से डायग्राम बना था। ये जो चीज थी ये 0 पर थी, ये प्लस के पाई पर था, ये आपके पास पाई पर था, ये 3π/2 इस तरीके से चलता जाता है। ये 2π पर था, ये 3π पर था। यहां आ जाइए -π, माइनस का 2π, माइनस का 3π। ये जो मैक्सिमा था इसको कहते थे सेंट्रल मैक्सिमा। ये हो जाते थे सेकेंडरी मैक्सिमा सारे। ये I0/22 हो जाती है, ये I0 होती है, ये भी I0/22, ये I0/61 पे, ये भी I0/61, आगे वाला I0/125। हमने वहां तक नहीं स्टडी करना, आपको I0/61 तक याद रखना है। अब बात करते हैं अगला डायग्राम जो बिल्कुल इसकी सीध में बनेगा, और वो डायग्राम बनेगा इंटरफेरेंस का। और इंटरफेरेंस में ध्यान दीजिए, जहां जहां पर आ रहा है बीटा ±π, ±2π, ±3π, वहां पे इंटेंसिटी रह रही है मैक्सिमम। और जहां जहां पर आ रहा है बीटा ±π/2, ±3π, अब π/2 इसमें है, इसमें नहीं था, ±5π/2, वहां पर इंटेंसिटी आ रही है मिनिमम। इसका मतलब जब डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम आप स्टडी करोगे। ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर का कर्व बनाना है, कॉस का नहीं, तो इसलिए ग्राफ ऊपर ही बनेगा। इस तरफ कर्व में अल्फा होता है, आपको पता है। यहां पे कर्व के अंदर क्या बनेगा, बीटा के साथ हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन कर्व मर्ज इकट्ठा ही करेंगे दोनों कर्व को। क्या बनेगा देखिए, यहां पाई तक देखिए, आप लोग पाई पर आ जाइए। बिल्कुल ये पाई है, पाई पर आके ये चीज 0 होती है। पाई से पहले π/2 के ऊपर, सॉरी, पाई पर मैक्सिमा आता है। पहला मैक्सिमा बिल्कुल 0 पर आएगा, 0 हमने छोड़ दिया, वो भी आएगा। देखो BM0 है तो 0 हो जाएगा। पहला मैक्सिमा 0 पर बनेगा, उसके बाद अगला मैक्सिमा पाई पर बनेगा, बीच में π/2 के ऊपर ये चीज 0 हो जाएगी, यानी कि
यहां से क्या करोगे, π/2 पे 0 करके पाई के ऊपर फिर मैक्सिमम आप लेके जाओगे। यानी कि यहां से ऐसे, फिर पाई के ऊपर मैक्सिमम, फिर इस तरीके से। उसके बाद ये नीचे जब जाओगे फिर ये मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा 2π पे जाके मैक्सिमा 2π पे, फिर ये बीच में 2π पे मैक्सिमा, उसके बाद ये 3π पे जाके मैक्सिमा बनेगा, तो फिर से 3π पे मैक्सिमा, इस तरीके से ये चलता जाएगा। सिमिलरली इधर आ जाते हैं पाई, 2π, 3π, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ, पाई पे जाके मैक्सिमा, 2π पे जाके मैक्सिमा, 3π पे, इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। दोनों डायग्राम मर्ज हो जाएंगे, दोनों डायग्राम मर्ज हो जाएंगे तो इसका रिजल्टेंट डायग्राम बन जाएगा, और वो रिजल्टेंट डायग्राम इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। पाई पे देखिए, पाई के ऊपर जब आते हो तो उसके अकॉर्डिंग देख लो, पाई 2π पे, अब इसको क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनेगा, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होती है, ये फिर भी ज्यादा रहती है, इससे ध्यान रखना। जब ये रिजल्टेंट डायग्राम आप बनाते हो इंटेंसिटी का, तो वो रिजल्टेंट डायग्राम कैसा बनता है उसको बनाते हैं। यहां पर क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अब कर्व बनाएंगे, फाइनल कर्व बन जाएगा, फाइनल इंटेंसिटी बनाएंगे। कैसे बनेगा देखिए, इसके अकॉर्डिंग बनाना है आप लोग। ये ग्रीन वाली जो लाइन है प्लस और माइनस पाई वाली, ये लाइन ले आओ नीचे तक, और जब ये लाइन नीचे लेके आओगे, ध्यान रखना थोड़ा सा ये एक जैसा सा एरिया हो, सुंदर बनता है, फिर ये एनवलप बन जाता है। एनवलप क्या होता है, जो कवर करता है पूरे कर्व को, ये कर्व का एनवलप बन जाता है, और आगे जो कर्व है इसी तरीके से चलता रहता है। अब ये कर्व वापिस कहां पर जाके मीट करेगा, पाई 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 के ऊपर नीचे आएगा, उसके बाद ये 3π पे जाके इस तरीके से नीचे आएगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा। बस आपको यूं बढ़ा के छोड़ देना है, और इसके अंदर इंटरफेरेंस वाले कर्व बन जाएंगे। ऐसे करके इंटरबैलेंस वाले कर्व बन जाएंगे, सांप पकौड़िए से बना देना, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसमें गड़बड़ ये अरेंज कर लेना अच्छे से, सुंदर सुंदर बना देना। मैंने ये थोड़ा ऐसे कर दिया है,